राधे राधे। आज हम एक विशिष्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे, वह है हिमालय के खस। अधिकतर हम उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ते हैं तो खस जाति के बारे में जगह जगह चर्चा मिलती है। इसके लिए हमें कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया और उनसे जो जानकारियाँ मिली उनको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आए। जो भी मैं आपको सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ वो किसी न किसी पुस्तक से ली गई है। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक करके नोट्स भी बना सकते हैं और इसे एक कहानी के रूप में भी सुन सकते हैं। जिसका जैसा उद्देश्य है वो उस प्रकार से इसका यूज़ कर सकता है। अब आते हैं मूल रूप पे खस जाति। खस जाति एक प्राचीन हिंद आर्य जातीय भाषाई समूह है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। यदि देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ रहते हैं, नेपाल में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में। प्राचीन ग्रंथों में खस जाति को का जो उल्लेख मिलता है उसमें कुछ विद्वानों ने इन्हें क्षत्रिय, खस राजपूत और योद्धा जाति के रूप में भी माना है। यानी जब हम इस तरीके से देखें कि योद्धा यानी ये युद्धों में जाते थे तो कहीं ना कहीं ये क्षत्रिय थे, क्योंकि प्राचीन काल में ज़्यादातर युद्धों में क्षत्रिय ही जाते थे। यदि हम इतिहास पे एक नज़र दौड़ाएं तो देखते हैं कि मनुस्मृति में सबसे पुरातन जब हम इतिहास देखते हैं तो मनुस्मृति में खसों को व्रात्य क्षत्रिय के वंशज बताया गया है। उसके बाद बात आती है पुराणों में। पुराणों में केदार खंड को खस देश कहा गया है। राजशेखर की एक पुस्तक है काव्य मीमांसा, उसमें कार्तिकेयपुर के शासक को खसपति का उल्लेख किया गया है कि जो कार्तिकेयपुर का शासक है वो खसपति है, यानी वहाँ की जो जनता थी वो खस थी। बृहत संहिता में देखते हैं तो बृहत संहिता में खसों को तंगा कहा गया है और खस जो थी वो गुप्तकालीन जाति थी। जिस समय गुप्तों का साम्राज्य था उसी के समकालीन इनको माना जाता है। आगे यदि हम देखते हैं तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में खस लोग युधिष्ठिर के लिए बहुत सारे उपहार लाए थे। उसमें इनको पर्वत जन और हिमालय जन भी कहा गया है। और बड़ी बात यह है कि महाभारत में युद्ध पर्व में आता है कि खस जन जो थे वो कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम आज भी देखें तो मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आता है, हालांकि ये किसी पुस्तक के आधार पर नहीं है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद के रवाई परगने में एक जगह है बनालपट्टी, वहाँ एक मेला होता है देवलांग। और जो देवलांग मेला होता है उसमें दो थोकों में लोग बंटे होते हैं, एक होता है साठी और एक पानसाई। पानसाई का मतलब है पांडवीय धड़ा जो पांडवों की तरफ से लड़ा, और साठी का मतलब है कौरवों की तरफ से लड़ने वाला धड़ा। तो वहाँ पर जो नृत्य किया जाता है वो मसाल से किया जाता है और ये माना जाता है कि वो युद्ध की पूर्व तैयारी थी कि युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वहाँ गाना भी गाया जाता है, चलो रे साठी पानसाई युद्ध में जोला। वहाँ की भाषा में है, उसको आप कभी सुनेंगे, अच्छा सा गीत है। तो इस प्रकार से महाभारत काल में भी खसों का वर्णन है और उसको यदि हम आज की उससे भी जोड़ें तो कहीं ना कहीं उसकी वो मिलते हैं। खस जाति की विशेषता ये थी कि इसमें जाति भेद कम था, ऊंच नीच बहुत कम था। ये नहीं था कि ये अछूत है, इसके हाथ का छुआ नहीं खाया जाएगा, या ये हमारा घर नहीं छू सकता, इस प्रकार से कम था खस जाति में। मध्य हिमालय के यदि ऐतिहासिक अभिलेख देखे जाएं तो उनमें खसिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कत्यूरी शासक ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख में मिलता है।
जो ललित सूर थे उन्होंने जो पांडुकेसर में ताम्र अभिलेख बनाया उसमें खसिया शब्द लिखा है, वो भी कहीं ना कहीं खसका ही है, खसका ही वो अपभ्रंश है। डॉक्टर दिनेश चंद सरकार की पुस्तक में पढ़े तो उसमें बताया जाता है कि मूलतः कश्मीर के निवासी थे तथा वहाँ पर खक से जाने वाले जो लोग हैं वो खस ही हैं। कश्मीर जिनको खक कहते हैं वो खस ही हैं। अब इसका एक और संबंध मिलता है यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें। हिमालय और इधर अपने जौनसार बाबर में 4 महासु की पूजा की जाती है, और जब इसका इतिहास ढूंढा जाता है तो लोग कहते हैं जो वहाँ के पुजारी हैं कि ये चारों भाई जो हैं ये कश्मीर से आए हैं और ये हमारे परम आराध्य देव हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान चीज़ें हैं ये भी जोड़ती है इस चीज़ों को कि ये डॉक्टर दिनेश चंद सरकार जो कहते हैं उनकी बातों को भी जोड़ रही कि ये कश्मीर के मूल निवासी थे और आज भी वहाँ खक है। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों में अशोक चल नामक राजा और उसके क्षेत्र को खसदेश कहा गया है। खसौग से पूर्व उत्तराखंड में किरातों का अधिकार था, क्योंकि यहाँ की पुरानी जातियाँ हैं ना, कोल, किरात, और तीसरा नंबर है खस का। तो खसों से पूर्व में यहाँ किरातों का अधिकार था। खसों से जब वो पराजित हुए किरात तो दूर पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे और वहाँ पहले से कोल जाति के लोग निवास कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम इसको यदि अभिलेखों से, ग्रंथों से, शास्त्रों से देखते हैं तो खस जाति का उत्तराखंड या हिमालयी क्षेत्रों में वर्णन मिलता है, इसीलिए इनको हिमालय के खस भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इनकी भाषा और संस्कृति क्या थी। तो जो खस लोग थे वो एक अलग भाषा बोलते थे जो इंडो आर्यन भाषा से संबंधित थी। वे अपनी विशेष सांस्कृतिक परंपराएं रखते थे। आज भी आप देखेंगे उत्तराखंड में कई स्थानों पर और हिमाचल में, कश्मीर में अपने अलग रीति रिवाज हैं, अलग सी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। अब इसमें मैं आपको एक किनारे से चर्चा करना चाहूँगा। जैसे खस क्या करते थे, नरसिंह पूजा करते थे, आज भी है। खस नाग पूजा करते थे। तो ये जो हिमालय बेल्ट है आज भी इनको नागवंशी कहा जाता है, तो नाग पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त भूत प्रेत में विश्वास करते थे, उन्हें नचाते थे, भटकते आत्माओं पर विश्वास करते थे। आज भी आप देखते हैं पहाड़ों में कोई व्यक्ति आकस्मिक मौत मर जाता है तो वो बाद में किसी व्यक्ति पे अवतरित हो जाता है और उसे रथी देवता कहा जाता है। टिहरी गढ़वाल में देखिए आप तो कई रथी देवता, जैसे धन सिंह देवता हैं, मदन नेगी हैं या लाल सिंह है, ऐसे बहुत सारे रथी देवता वो हैं, क्या कहते हैं आपके विश्वराणा हैं, आपके दुल्ला देवता हैं, बहुत सारे देवता ऐसे जो रथी देवता हैं, यानी व्यक्ति आकस्मिक मौत में मरा और वो बाद में उसकी आत्मा भटकते हुए एक देवता का तो रूप ले ली। तो आज भी ऐसे पूजा जाता है। तो ये खसों की भी विशेषता थी, ठीक है। वो भटकते आत्माओं पर विश्वास करते थे तथा खसों में पशु बलि भी प्रचलित थी। उपरोक्त कई समानताओं के बावजूद भी उत्तराखंड में रह रहे आज कोई भी जाति आप अपने को खस और खसिया कहलाना पसंद नहीं करता। कारण खस या खसिया निम्नता का सूचक माना जाता है, इसलिए किसी को भी आप खस या खसिया बोलेंगे तो बड़ी चिढ़ लगती है, वो अपने को खसिया कहना पसंद नहीं। लेकिन जो इस प्रकार के यदि हम इनको जोड़ें, संबंध जोड़ें, तो इस प्रकार की चीज़ें हिमालयी क्षेत्रों में आज भी है। और खसों में कुछ सामाजिक प्रथाएं थी जो हमने अभी अपनी उम्र तक में देखी है। जैसे नंबर 1 है घर जवाई। घर जवाई क्या है, संतति के अभाव में यदि पिता अपनी पुत्री को अपने ही घर में रखे और उसके लिए वहीं पर एक दामाद ले आए तो उसे घर जवाई कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार घर जवाई मान लो तो एक हिसाब से दत्तक पुत्र है। अब घर जवाई जो है उसमें क्या है, घर जवाई का जो उसका मूल वंश होता है, यदि वो घर जवाई आ जाता है तो उसका वहाँ से संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। घर जवाई की जो जब रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, मातृ सत्तात्मक समाज होता है, चलती महिला की है, वो उस घर में एक घर जवाई बन के रहता है और भविष्य में जो उनकी औलाद पैदा होती है उसे अपने नाना की संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये खसों की एक विशेष सामाजिक प्रथा थी। इसके बाद खसों की और सामाजिक प्रथा जो कहीं ना कहीं आज भी कहीं दिखती है, जेठों, कहीं जेठुंग बोलते हैं इसको, यानी घर में जो बड़ा भाई होगा उसको उत्तराधिकार या
संपत्ति के बंटवारे में अन्य भाइयों से कुछ अतिरिक्त दिया जाता था, जिसे जेठो कहा जाता था। ठीक है, ये आपके पास कहीं एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप नोट कर लें। तो जेठो प्रथा भी थी खस में। इसके अलावा एक विशेष प्रथा थी टेकुआ। टेकुआ बड़ी मतलब अलग किस्म की वो थी, जिससे दिखता है कि समाज में क्या कह सकते हैं, मातृसत्तात्मक समाज भी था। कोई संतति युक्त यदि कोई महिला होती है और उसका पति अचानक यदि मर जाता, तो वो अपने घर में अपनी वासना पूर्ति और छोटे बच्चे जो हो रखे हैं उनकी देखभाल के लिए एक सेवक पति के रूप में वैध या अवैध दोनों रूप से रख सकती थी। इस पर भी जो वंश होता उस पर पूर्व पति का अधिकार होता था, पूर्व पति के वंश के नाम से कहे जाते थे, तथा वर्तमान पति से जो भी औलाद होगी उस पर संपूर्ण उसका जो है पूर्व पति की संपत्ति पर संपूर्ण हिस्सा होता है। गढ़वाल और हिमाचल के कुछ हिस्सों में ये जो टेकुआ है इसे कठाला भी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा कई जगह। तो जो कठाला है वो कठाला या टेकुआ एक ही चीज़ है। एक और सुना होगा आपने झटाला या झटेला या जलवा। कहीं गढ़वाल में जलवा बोलते हैं, कहीं झटेला बोलते हैं, कहीं झटाला बोलते हैं। इस प्रथा के अनुसार यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले, जैसे माना पहले एक पति के पास है, उसने उस पति को छोड़ दिया और किसी दूसरे पति के पास चली, उसके साथ कोई बच्चा चले गया, तो उससे क्या कहते थे, या उसके पेट में कोई बच्चा चले गया तो उसे कहा जाता था झटेला या जलवा या उसको झटाला भी कहते थे। तो ये किसमें थी, खस में ये व्यवस्था थी। एक और विशेष व्यवस्था थी देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या था कि जो सबसे बड़ी लड़की पैदा होती थी उसको मंदिर में दान कर देते थे। वो मंदिर में रहती थी, वहीं सेवा करती थी, वहीं नृत्य करती थी। तो देवदासी प्रथा भी खसों की विशेषता थी। अब यदि हम इससे आगे बढ़ें तो यदि हम देखें क्या संविधान में इसका कुछ था, तो हमें दिखता है कि नेपाल के संविधान में खस शब्द आया है। उसमें खस में बाहुन यानी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, ठकुरी और सन्यासी लोगों को खस माना गया है। यानी वहाँ एक कास्ट से नहीं रखा गया खस को, वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और सन्यासियों को भी जोड़ा गया है। और ये वहाँ के संविधान में है, नेपाल के संविधान में। खस, खसियर, खसिया और खस जनता, ये इसके अलग अलग जगह विभिन्न नाम आपको मिलेंगे और विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, और इसके राजाओं खसपति, देश को खस देश, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। कहीं कहीं कहते हैं खस और मल जो है, ये दोनों जो है, कुछ स्रोत ऐसे बताते हैं खस और मल आपस में कहीं ना कहीं संबंध थे इसमें, खासकर गढ़वाल और कश्मीर क्षेत्र में। तो इस प्रकार हमने खस्सों के बारे में पढ़ा। और खस जाति जो थी वो स्पेशल भाषा बोलती थी, भारतीय उपमहाद्वीप में रहती थी। ठीक है, और ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में रहती थी। इसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपराएं थी। और आज भी आपको पता है कि गढ़वाल क्षेत्र में खसिया शब्द प्रयुक्त में होता है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी चीज़ है जो आपके लिए कॉम्पिटिशन्स में काम आएगी। और बहुत सारे लेखकों ने इस पर अपना अच्छा लेख भी लिखा है, तो आशा है आपके भी काम आएगा। और आपको लगता है कि किसी और से भी शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसी और भी जानकारियाँ साझा करूँगा। राधे राधे।